अकॉर्डिंग टू द थियरीज ये हुआ था आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले, जब डायनासोर्स कंप्लीटली धरती से खत्म हो गए थे। तो क्या फ्यूचर में ऐसा नहीं हो सकता? ऑब्वियसली हो सकता है। इवन डिडीमॉस एक ऐसा एस्टेरॉयड है जो 780 मीटर चौड़ा है और वो हर 770 दिनों में धरती से 6.8 मिलियन माइल्स दूर से निकल जाता है और ये लगातार ऐसा होता जा रहा है। तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है कि स्पेस में किसी इवेंट की वजह से वो धरती के इतना क्लोज आ जाए कि इन दोनों का इम्पैक्ट भी हो सके? ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? वेल, नासा ने इसी चीज के लिए डार्ट मिशन को तैयार करा है। अगर आपने आर्मेगेडोन मूवी देखी है तो वहां पर भी वही चीज हुई थी जो इस डार्ट मिशन में होने वाली है। उस मूवी में एक एस्टेरॉयड हमारे धरती को अप्रोच कर रहा था और धरती से एक टीम गई थी वहां पर एक ब्लास्ट करने के लिए, ताकि वो उसके ऑर्बिट को चेंज कर सके और वो हमारे धरती से दूर चला जाए। बिल्कुल यही काम नासा का ये डार्ट मिशन करेगा। इस डिडीमॉस के अराउंड डिमॉर्फस नाम का एक और एस्टेरॉयड घूम रहा है जो कि बहुत ही छोटा है। ये डिडीमॉस 780 मीटर का है, डिमॉर्फस 168 मीटर का है और ये ऐसा ही है लगभग जैसे हमारी धरती के अराउंड हमारा चांद घूम रहा होता है। तो यहाँ पर नासा 610 किलो के स्पेसक्राफ्ट को SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट के थ्रू स्पेस में भेजेगा और वहां पर ये डायरेक्टली जाकर इससे इम्पैक्ट करेगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन के मुताबिक नासा ने ये वीडियो जारी करा है जहां पर ये दिखाया गया है कि कैसे इस इम्पैक्ट के बाद इसके ऑर्बिट को चेंज कर दिया गया है। हालांकि कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो इम्पैक्ट होगा वो इस डिमॉर्फस की स्पीड को अब 1% के फ्रैक्शन से ही कम करेगा, लेकिन ये इम्पैक्ट इतना सफिशिएंट होगा कि इसके ऑर्बिट को ये चेंज कर देगा। ये एस्टेरॉयड धरती से सबसे क्लोज अगले साल 2022 में सितंबर से अक्टूबर के महीने में आएगा। तो उस टाइम पर इसे कंडक्ट करा जाएगा और उसके बाद नवंबर 2024 में एक और स्पेस मिशन भेजा जाएगा इस बड़े वाले एस्टेरॉयड पर, जहां पर इस चीज को और अच्छे से मॉनिटर करा जाएगा कि कितना चेंज, कितना डिफ्लेक्शन आया, उसकी वजह से कोई दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं हो रहे या फिर कोई और प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो गई है। और 2024 का ये मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हीरा स्पेसक्राफ्ट हैंडल करेगा। तो इस मिशन के थ्रू नासा ये क्लियर करना चाहता है कि अगर फ्यूचर में हमारे पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम उसके लिए रेडी रह सकें। कोई भी दो एस्टेरॉयड्स या फिर कॉमेट्स एक जैसे नहीं होते हैं, इसी वजह से कितना डिफ्लेक्शन करना है, कितना आपके स्पेसक्राफ्ट का वेट होना चाहिए, कितना उसका एक्सप्लोजन रेशियो होना चाहिए, ये सारी चीजें कंप्लीटली डिफरेंट होंगी। इनके अलावा दुनिया भर के वेरिएबल्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि वो एस्टेरॉयड कितना डिफ्लेक्ट होगा, वो बीच में से टूट तो नहीं जाएगा, या फिर अलग अलग जितने भी सिनेरियोज हैं वो सब कुछ बहुत सारे अलग अलग दूसरे वेरिएबल्स पर भी डिपेंड करेंगे। तो ये जो मिशन है वो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि हाँ, हम अभी इतने केपेबल हैं कि हम थोड़ा बहुत जो डिफ्लेक्शन है वो कर सकते हैं। अब अगला जो कुछ प्रॉब्लम रियल में आती है उसको उस हिसाब से फेस करा जाएगा, उसके लिए कैलकुलेशन उस हिसाब से करी जाएगी। अभी के इस मिशन से ये क्लियर हो जाएगा कि जो भी कैलकुलेशन हम यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं वो एक्चुअल में जब हम उसे कंप्लीट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही हो रही है या फिर नहीं हो रही, या फिर कितने % तक वो सही हो रही है। तो ये सब जानने के लिए हमें अगले साल तक का वेट करना पड़ेगा और उम्मीद हम यही करते हैं कि जो नासा कैलकुलेट करेगा उसके क्लोजेस्ट तक वो पहुंच पाए, ताकि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसे भी अच्छे से कैलकुलेट करा जा सके और हम ऐसे किसी इवेंट में ना पड़े या फिर हमें डायनासोर जैसे खत्म ना होना पड़े। तो बस मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।